नमस्ते। जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। हरियाणा में जब हो तो हरियाणा की बात हो तो हरियाणा के जिला जींद में इस वक्त हम हैं और जिला जींद में एक गांव है जिसका नाम है मुआना। यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम जींद को समझने और देखने आए हैं, क्योंकि हरियाणा के मानक पटल पे जब कोई भी जींद का ख्याल आता है तो चर्चा यही होता है कि खड़ी बोली के लिए जींद और रोहतक को याद किया जाता है। सवाल ये होना लाजमी है कि जब इस तरीके की हरियाणा की विरासत बोलियों में यहाँ पे कायम है, मुकम्मल है, दरअसल जो बच्चे इस प्रकार के शब्दों और भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या इनके स्कूल में शिक्षा और दीक्षा इस तरीके की मिलती है या इनके स्कूल का वातावरण और माहौल अलग है? पहली बात। दूसरी बात, कोरोना पेंडेमिक के दरमियान स्कूल पर क्या असर पड़ा? तीसरी बात, स्कूल में नए शिक्षा पद्धति की शुरुआत केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार पे क्या इसकी असर है? इन तमाम सवालों पे बात करने के लिए मुआना के एमपीएस स्कूल के डायरेक्टर अजय राणा हमारे साथ हैं। भाई साहब का हम स्वागत करेंगे और जॉब टनल की टीम सवालों का बौछार करेगी इस उम्मीद के साथ कि कर्मठता के साथ ये जवाब दें। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारी इस विशेष पेशकश में। सर सबसे पहले आप ये बताएं कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और अभी आपने जिक्र किया था बड़ी तेज आवाज के साथ कि मुआना गांव में हम आए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जींद जिले का सबसे बड़ा गांव हमारा मुआना गांव है और ये राजनीतिक दृष्टि से भी और एजुकेशन की दृष्टि से भी बड़ा मजबूत गांव है। हमारे गांव से ऐसे लोग हैं जो आज नासा में एज ए साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं। क्या बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और लगभग होता है कि 10-12 हजार से ज्यादा वोटर हैं यहाँ पे इस गांव में। जी बड़ी मात्रा में 11,800 बड़ी संख्या में। तो दरअसल हम लोग इस गांव के स्कूल को देखने आए हैं। आप स्क्रीन के ऊपर एमपीएस स्कूल के फोटोग्राफ्स को देख रहे होंगे। समझने ये आए हैं कि दरअसल जितने भी हम सोशल मीडिया पे या न्यू मीडिया में या टेलीविजन जगत में हरियाणा की स्कूलों के बारे में सुनते जानते देखते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, बेबाक तरीके से सवाल होंगे। और इसी पेशकश में सर हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि 2 साल कोरोना पेंडेमिक के दरमियान हमने एक भयावह मंजर को देखा है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में देखा है। बुरे सपने के रूप में हम इन गुजरे हुए 2 सालों को भूलना चाहेंगे। तो कोरोना का असर और कोरोना के कारण कितना नुकसान हुआ है सर स्कूलों को? देखिए मनीष जी, पहले ही क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछ लिया। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद अभी दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक तो कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया। अगर बात करें हम एजुकेशन की, कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा है, ये सबसे पहले तो मानवता के लिए बड़ा दुखद और बहुत एक भयानक सपने की तरह था। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर असर पड़ा है तो वो हमारे बच्चों के ऊपर पड़ा है, विद्यार्थियों के ऊपर। 2 साल से माता पिता के साथ साथ बच्चों का इतना नुकसान हुआ है कि वो लगता है कि 2 साल उनकी लाइफ से वो डिलीट हो चुके हैं। वो कर ही नहीं पाए जो उनको करना चाहिए था। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, उनकी एज लास्ट ईयर जैसे ये था कि भाई लास्ट चांस है, वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कब उनका कंपटीशन होगा, ऐसे खेल की दृष्टि में उन्होंने मतलब इतने अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी थी, कंपटीशन आ ही नहीं रहे थे। कोरोना की वजह से हर बार डिले होते जा रहा था। और मतलब शरीर का कितना जोर लगता है बच्चों का, तो उसके लिए बहुत ऐसे मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट का तो करियर ही दांव पे लग गया है। तो कोरोना से देखो परिवार में उनमें जिन लोगों की जान गई है कोरोना को तो वो समझ सकते हैं, पर ऐसे लोग भी समझ सकते हैं जो जीवित हैं लेकिन उनका करियर मुझे लगता है बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है इसकी वजह से। अच्छा सर, करियर के साथ साथ एक सवाल ये भी है कि आप जैसे स्कूल के डायरेक्टर हैं, आप स्कूल को चला रहे हैं, आप जैसे बहुत से लोग अलग अलग स्कूलों को चला रहे होंगे, आर्थिक रूप से क्या असर पड़ा है स्कूल को सर? स्कूल को अभी विद्यार्थियों के फी वगैरह से आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी क्या है, स्कूल का जब कोई भी रूल आता है, पहले मैं थोड़ा सा ग्रामीण दृष्टि से बात अगर मैं करूं, कोई रूल आ जाता है तो रूल आता है जैसे अभी स्कूल को एक माफिया के तौर पर प्रस्तुत कर दिया गया था सोशल मीडिया में कि भी बहुत बड़े ठग हैं, माफिया हैं। लेकिन हमारे हरियाणा से अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कंवरपाल गुर्जर जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी। गाँव को अगर देखें तो जब वो बात चलती है बड़े स्कूल की तो वो बात कहीं ना कहीं लागू हो जाती है छोटे स्कूल को जो गाँव के अंदर स्कूल है।
तो गोपाल गुर्जर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये तो वो स्कूल है गांव के जो गांव में एजुकेटेड पर्सन थे और उनके द्वारा कुछ छोटे से सत्र से लेकर के स्कूल शुरू किए गए थे और उन स्कूल के ऊपर ये बोला गया जब कि भाई फीस देनी, ट्यूशन फीस देनी है आपको और वो चीजें नहीं देनी जो अदर चीजें थी। तो कोरोना से पहले का टाइम भी इन स्कूलों के लिए तो ऐसे ही रहता था गांव की अगर हम बात करें तो आर्थिक दृष्टि से स्कूलों का तो नुकसान हुआ ही है, पर बच्चों का नुकसान देखते हुए वो नुकसान थोड़ा अभी है कि समय के अनुसार ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये आपको बताना चाहेंगे सर कि जैसे गवर्नमेंट ने नए शिक्षा पद्धति को लागू किया है केंद्र सरकार ने, इसका राज्य सरकार पे क्या असर पड़ रहा है और कब तक ये लागू होगा और स्कूल के फिर काम करने का दशा और दिशा कैसे तय होगा? जी, अभी क्या है, मतलब पहली बार हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है और इसमें उन्होंने जो तय किया है, जो हमारी शिक्षा पद्धति वो लेके आए हैं, उन्होंने पूरा ही सिस्टम चेंज कर दिया। वो सर्टिफिकेट कैसे मानेंगे, ग्रेजुएशन को कैसे मानेंगे, बीए बीएससी को कैसे उन्होंने खत्म कर दिया, 9 to +2 कैसे उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। तो वो नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी मटेरियल तैयार हो रहा है, उनका जो पाठ्यक्रम होगा वो भी पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है और उसके तैयार होने के बाद फिर वो एजुकेशन पॉलिसी लगता है 2023 तक, अभी जो सेशन आने वाला है उस सेशन में तो नहीं लागू हो पाएगी, अगले सेशन से जरूर ये नई शिक्षा पद्धति आ जाएगी। अच्छा सर, अभिभावक का क्या रोल होता है विद्यार्थियों के जीवन में? कई अभिभावक ये सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को स्कूल के हवाले कर दिया एडमिशन करवा करके, अब स्कूल की जिम्मेवारी है कि वो हमारे बच्चों के भविष्य को तय करें, उन्हें अच्छी शिक्षा और तालीम दें। ऐसे में एक अच्छे अभिभावक के गुण क्या होने चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से काफी अभिभावक देख रहे होंगे, बच्चे देख रहे होंगे। मैं तो अभिभावक को ये कहना चाहता हूँ कि वो एक एक मिनट अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखे कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स ये अपना इतिश्री कर लेता है ये बात बोल के कि मैंने तो अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, मैंने तो अब उसके बाद ट्यूशन भी रख दिया बच्चे का, तो वो इनफ नहीं है। वो जो संस्कार मिलेंगे उसको बच्चे को, वो संस्कार मिलते हैं माता पिता से ज्यादा। तो माता पिता को तो एक एक जब उसकी एज ऐसी आ जाए जिस एज में उसको माँ बाप की सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो उस टाइम वो एज ए फ्रेंड उसके साथ ट्रीट करे। तो अभिभावक का तो एक एक मिनट अपने बच्चों के ऊपर साय की तरह रहना बहुत जरूरी है और वो स्कूल से भी हर चीज से टच में रहे कि बच्चा भी कैसे चल रहा है, फीडबैक लेता रहे। खासकर गाँव के अंदर अभिभावक अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, बहुत कम समय दे पाते हैं। अच्छा सर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आते हैं तो जैसे कि आपका स्कूल जैसे मुहाना गांव का काफी बड़ा स्कूल है, मुहाना गांव का ही नहीं आसपास का अगर हम बात करें सफीदो पूरे एक विधानसभा क्षेत्र में इस स्कूल का चर्चा है, साथ ही साथ जींद तक में आप लोगों का दबदबा है। बेशक यहाँ के अच्छे गुणवत्ता भरे माहौल के कारण, अच्छे शिक्षक के तालीम देने के कारण स्कूल का चर्चा है। अब ऐसे में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है सर, तो कितने ऐसे पेरेंट्स हैं गांव के जो आते हैं और आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, या कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये सोचकर नहीं आ पाते हैं कि हम पढ़े लिखे शिक्षित नहीं हैं तो हम स्कूल के टीचर से, क्लास टीचर से क्या बात करेंगे? शर्म और हया के कारण बहुत से लोग नहीं आ पाते होंगे। तो इनके लिए सर आप उनके गार्जियन को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या समस्याएं होती हैं? जी, कई बार बहुत बार ऐसा अनुभव में आता है कि बहुत से माँ बाप की इच्छा होती है कि वो जाएं, वो भी वो दूसरे पेरेंट्स की तरह वो भी जाकर के पीटीएम में हिस्सा लें, पर वो कहीं ना कहीं अपने झिझक के कारण और बच्चों को किसी न किसी बहाने से वो बच्चों को भेज देते हैं। तो मैं तो अभिभावक को ये कहना चाहता हूँ कि वो एक बार जब आएंगे तो एक बार जब वो देखेंगे तो उसके बाद दूसरी बार उनका अपने आप से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पीटीएम ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें। बिल्कुल। अच्छा सर, देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया है स्किल इंडिया, तो वो उनका ये कहना है कि जो 12 के या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं वो अपने अंदर की स्किल और कौशल को डेवलप करें, बट इसकी शुरुआत और बुनियाद सर स्कूल के दिनों से ही रखी जाती है। आप जैसे देखते होंगे कि स्कूल के बहुत से विद्यार्थी गाना अच्छा गाते होंगे, कोई डांस अच्छा करता होगा, किसी की रीडिंग बहुत अच्छी होगी, कोई गेम्स अच्छा करता होगा। तो इन तमाम चीजों में स्कूल जो है, जो प्राइमरी चीज है, शुरुआत फर्स्ट स्टेज पे, तो स्कूल की क्या जवाबदेही होनी चाहिए और वो कैसी भूमिका प्ले करती है, और आपका स्कूल इन तमाम विषय के ऊपर कैसा काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है? जी बिल्कुल। स्किल इंडिया में देखिए, अभी हमें पता लगता है कि बहुत से बेरोजगार घूम रहे हैं, पर अगर वास्तविकता देखें तो जब रोजगार की बात आती है, रोजगार में जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती है कि अगर आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर लेते हो तो आप नौकरी पा सकते हो, पर कई नौकरी ऐसी मिलेंगी जहां वो चीजें वो लोग मिल ही नहीं पाते,
फिर वो लोग जब नहीं कर पाते तो उसमें सबसे बड़ा अगर रोल है तो वो स्किल की कमी है। अगर हमारे पास यहाँ स्किल्ड पर्सन होंगे, या अगर हम स्किल तैयार करेंगे बच्चों को के अंदर वो डालेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहिए, चाहे वो पुराने टाइम में अगर हम देखेंगे तो मटका बनाने का भी अगर काम है तो वो भी अगर उस काम में वो प्रैक्टिकली अगर हो जाए तो थ्योरेटिकल जो पार्ट चलता है उसकी वजह अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो वो स्किल इंडिया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है वो निखर के सामने अगर वो चलेगा स्कूल से। स्कूल, क्योंकि ये जो एज होती है इस एज में बच्चा सबसे ज्यादा लर्निंग पीरियड में होता है, इसमें अगर हम जो कुछ भी दे सकते हैं मैक्सिमम वो बच्चा वहीं से सीख सकता है। अभी एक बहुत अच्छी नीति आयोग ने एक सिस्टम चलाया है, उसका नाम है अटल टिंकरिंग लैब। तो अटल टिंकरिंग लैब में क्या है, जूनियर साइंटिस्ट तैयार करने का सपना केंद्र सरकार का है कि हम ऐसे स्कूल को, कुछ उन्होंने कंडीशन रखी है कि अगर आपको ये स्कूल क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो आप अटल टिंकरिंग लैब के लिए एलिजिबल हो, और वो फाइनेंशियली स्कूल को मदद करते हैं। और ऐसे बच्चों को फिर उनकी हर महीने फीडबैक ली जाती है कि ऐसे, ताकि कुछ बच्चे ऐसे निकलें जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ भी, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे कभी किसी तार को जोड़ के, कभी पंखे की मोटर लेकर के, कभी कुछ भी वो बना लेते हैं। तो वो चीजें केंद्र सरकार ने खुद प्रोवाइड करवाई हैं कि बच्चे उस लैब का यूज करके, ताकि आने वाले समय में एक इसरो को बहुत अच्छे साइंटिस्ट मिले, क्योंकि उनका सपना है कि हमने बहुत राफेल खरीद लिए, अब हम खुद बनाएंगे। अभी हमने रिसेंटली देखा भी होगा कि टाटा को कितना बड़ा टेंडर मिला है, और हमने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे देश में पहली बार बेच रहे हैं। तो वो सपना है कि अभी साइंटिस्टों का, पहले आपने सुना होगा कि कैसे साइंटिस्टों को दुश्मन देशों के द्वारा मार दिया जाता था या ऑफर देके वो बुला लिए जाते थे। कैसे अभी एक हमारे साइंटिस्ट का इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि मुझे आर्सेनिक जहर देने की कोशिश की जा रही थी, जब मैं पार्क में टहलता था तो मेरे यहाँ सांप छोड़ा जाता था। तो ऐसे अब जब साइंटिस्ट निकलते हैं तो लोगों को पता लगता है कि हाँ कोई जा रहा है, अब उनकी इज्जत बनी है, उनको भी लगता है। जैसे आपने, हमारा देश का तो इतना बड़ा नाम रहा है कि 400 करोड़ में मात्र हमने मिशन मंगल कंप्लीट कर लिया था। बिल्कुल, तो वो हमारे साइंटिस्टों की वजह से। बिल्कुल, और सबकी शुरुआत होनी चाहिए। हाँ, ये स्कूल से तैयार होती है, और अभी जो हमारे बहुत से जूनियर साइंटिस्ट अभी तैयार हो गए हैं, और उम्मीद है कि बहुत अच्छे, जब गांव स्तर पे, मेरे स्कूल में खुद अटल टिंकरिंग लैब है, जब एक गांव स्तर पे अटल टिंकरिंग लैब आ गई है और हमारे से रिपोर्ट केंद्र सरकार डायरेक्ट मांग रही है और हमारे बच्चे वो करने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हम वो जो सपना है हमारा वो पूरा हो जाएगा। अच्छा सर, लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार की नई योजना ये शिक्षा पद्धति को लेकर के, ये एक तरीके से शिक्षा जगत में क्रांति का दौर है, क्रांति है। दूसरी बात ये लोगों ने कहा कि जो पहले हमारा ब्रिटिश के समय में शिक्षा को प्लांट किया गया था, वो दरअसल ब्रिटिश लोग ये सोचकर ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किए थे कि इनको पढ़ाया जाए, लेकिन इनको एहसास न हो कि इनको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। लॉर्ड मैकॉले, ठीक है ना जी, हाँ जी। तो जो ये था, तो इन तमाम चीजों को लेकर के स्कूल क्या रोल प्ले कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, और सबसे अहम बात सर, कि ऐसे में प्राइवेट स्कूलों को, किसी भी राज्य के प्राइवेट स्कूल हो, उस राज्य के सरकार के द्वारा कितनी मदद मिलती है, कितना सहयोग मिलता है, और जो लोग प्राइवेट स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं उनको सरकार कितना क्रेडिट देती है, उनका हौसला बढ़ाती है। जी बिल्कुल। पहला तो क्वेश्चन आपने पूछा, शिक्षा पद्धति जो आई है क्रांति के रूप में आई है। हाँ जी, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमारे देश को गुलाम बनाया जा रहा था तो उन्होंने एक ही काम किया था कि हमारी शिक्षा पद्धति को चेंज करने का काम किया था। कि तब तक लॉर्ड मैकॉले ने जब ब्रिटिश में संसद में अपना वक्तव्य रखा था तो कहा था कि ज्यादा देर तक गुलाम नहीं बना सकते, इनका संस्कार खत्म करना पड़ेगा, हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति खत्म करनी पड़ेगी। तो वो काम करके उन्होंने वो शिक्षा पद्धति हमें दी थी, और वो आज तक वही सेम शिक्षा पद्धति का अनुसरण करते हुए हम अभी तक चल रहे थे। तो ये नई शिक्षा नीति, मुझे लगता है एक शिक्षा की दृष्टि से तो आजादी अभी मिली है, मैं तो इसको आजादी कहना चाहूंगा कि ये तो आजादी मिली है। और जब ऐसी शिक्षा नीति चलेगी तो ऐसी शिक्षा नीति से तो हमारा देश वैसे ही क्रांति के तौर पर निकल के बहुत अच्छा तरीके से तरक्की करेगा। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि कैसे सरकार प्रोत्साहन करती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार, मैंने केंद्र सरकार का तो अभी बताया कि भाई उन्होंने जैसे अटल टिंकरिंग लैब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने वो करवाया। तो दूसरा अपना हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा दूध दही का खाना है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 50% ओलंपिक में हमारे लोग लेके आए हैं गोल्ड मेडल की बात हो, चाहे नीरज चोपड़ा की बात हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक काम कर रखा है हमारी सरकार ने। खेल नर्सरी के नाम से एक योजना चला रखी है खेल डिपार्टमेंट ने, कोई भी स्कूल उसमें अप्लाई कर सकता है। वो लिस्ट बनती है कि कौन सा किस स्कूल की कितनी उपलब्धि है, तो खेल नर्सरी मिलती है। वो सौभाग्य से आपने जब आए तो हमारे पास ये
खेल नर्सरी है, तो अभी नेशनल लेवल तक हमारे बच्चे गए हुए हैं। तो वहाँ से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पारिवारिक थोड़ा सा आर्थिक कमजोर होते हैं, गांव में मिल जाते हैं ऐसे, तो उनको सरकार अपनी तरफ से जब पैसा देती है, फंड देती है, तो ऐसे बच्चों का हौसला बढ़ता है, और जब बच्चे का हौसला बढ़ता है तो कल वो देश की आन बान शान बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, चलते चलते अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं विद्यार्थियों को तो ये कहना चाहता हूँ, अभी जो आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो अभी हमारा पूरा स्टाफ लगभग पूरे स्कूल में हर जगह एक ही माहौल बना हुआ है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी संबोधित करेंगे, क्योंकि आने वाला समय परीक्षा का समय है। तो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, तो उसके बाद नीट के लिए लगेगा, कोई IIT के लिए लगेगा। तो मैं तो अभी यही कहना चाहता हूँ कि अब आप वो शेर हो जो लास्ट में अब जितना पूरा जोर लगा सकते हो उतना जोर लगाइए प्यारे बच्चों। और जितना आप, क्योंकि एक बार उसमें जो प्रिंट हो गया, आपकी DMC में जो प्रिंट होगा, उसको फिर कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको इतिहास बनाना है इस 2021-22 के सेशन में, तो पूरा जोर लगा करके बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है। बिल्कुल जी हाँ। आपको बताना चाहेंगे कि एक शानदार व्यक्तित्व हमारे बीच में थे। इनका परिचय हमने शुरू में इसलिए नहीं कराया, सिर्फ नाम बताया, ताकि हम अब जब इनका परिचय कराएं तो आपको खुद पता हो इनके बातों से, इनके विचारों से, कि हमारा परिचय कराने का उद्देश्य कितना सही है और जो इनके बारे में बोल रहे हैं वो कितना शानदार है और वो सच्चाई की कसौटी पे कितना कायम उतरता है। बताना चाहेंगे कि अजय राणा जैसे युवा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आन बान शान रह चुके हैं। 2012 में ये ABVP के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और ऐसे ऐसे युवा लाखों की नौकरी को छोड़ करके अपने गांव में आकर के और अपने गांव की ओर देखते हैं और स्कूल चलाने का, स्कूल खोलने का और स्कूल में उच्च शिक्षा प्रदान करने का एक सपना को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उस सपने को जीते हैं और उस उम्मीद की कसौटी पे कायम उतरते हुए कर गुजरते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर जितने भी बड़े बड़े नेता और मंत्री को देख रहे होंगे अभी, वो तमाम लोग इस स्कूल में आ चुके हैं और ये तस्वीरें उसी स्कूल की है जिस स्कूल में इस वक्त मनीष बैठ करके अजय राणा का इंटरव्यू ले रहा है। ये तस्वीर उस बात का सबूत है कि इनका जज्बा कितना रंग लाया है, जिस उम्मीद के साथ ये इस मैदान में उतरे थे। ऐसे ऐसे लोगों को देखकर ये ख्याल मन में आता है कि हम अकेले कामयाब हुए तो क्या हुए, अगर हमारे साथ काफिला है तो काफिला को भी मुकम्मल मुकाम मिले। ऐसे ऐसे लोगों को समाज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और ये लोग उदाहरण है इस परिवर्तन का। अगर ये लोग ना होते तो यकीन मानिए कि समाज परिवर्तन के दौर से कभी न गुजरता, समाज सर्वांगीण विकास के पथ पे कभी कायम न होता। बताना चाहेंगे आपको सबसे पहले कि हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो हमने जींद का चर्चा किया था, जिक्र किया था, और इसलिए क्योंकि जींद में खड़ी बोली है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग से मिलकर के, गुफ्तगू करके, रूबरू करके ये पता चलता है, ये महसूस होता है कि अक्सर हाँ, किताबें झूठ बोलती हैं, दावे गलत होते हैं, कसौटी पे कायम उतरा जाए असलियत में तो कहानी कुछ और बयां करती है। वो कहते हैं हुआ है विकास, शहर का रंग गुलाबी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है विकास, ये दावा किताबी है। वो जिस विकास की चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के स्कूल में बैठकर उन तमाम लोगों को सीख और प्रेरणा लेनी चाहिए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नजर इस छोटे से गांव के छोटे से स्कूल पे है। छोटे से गांव का जिक्र इसलिए कि बेशक वोट की संख्या में ये बड़ा गांव हो, लेकिन एक प्राइवेट और कॉरपोरेट स्कूल के सामने बेशक ये स्कूल अदना दिखे, लेकिन काम करने का तरीका, काम करने की शैली इस बात को बतलाता है कि विकास महसूस करने के लिए आप मुहाना जरूर आइए, MPS स्कूल को आप जरूर देखिए। पता चलेगा कि स्किल इंडिया नई शिक्षा पद्धति पे कितना काम हो रहा है। सरकार का जो ड्रीम है 2020 में लागू किया गया, उसको अमल दरअसल 10 साल पहले से किया जा चुका है। अजय राणा जैसे लोग पहले ही भाग चुके थे कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली की ओर और किस दिशा में जाएगी। सरकार के द्वारा कदम उठाया जाएगा तो जाएगा, शुरुआत की बिगुल तो हमसे ही बजाना पड़ेगा।